निश्चित रूप से आज देश के लिए एक बड़ा दिन है। आज देश के लिए आम बजट पेश होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली और मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आज का दिन बेहद विशेष है क्योंकि पूरा देश आम बजट 2025 पर नजर बनाए हुए है। ये बजट सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि देश के लिए आर्थिक विकास नीतियों और आम जनता के जीवन पर असर डालने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पूरे दिन हम आपको इस बजट से जुड़ी हर अहम जानकारी देंगे, इसकी बड़ी घोषणाएं, इसका असर और विशेषज्ञों की राय। जी हां, बजट का हर वर्ग पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। कोई इसे आर्थिक सुधारों की नजर से देखता है तो कोई उद्योगों और निवेश के नजरिए से देखता है। यही वजह है कि हम इस चर्चा में विशेष प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों को शामिल करते हैं ताकि बजट को हर पहलू से समझा जा सके। बिल्कुल, इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में देश की आर्थिक स्थिति और भविष्य की दिशा पर महत्वपूर्ण बिंदु साझा किए गए हैं। हम आज अपने पैनल के साथ इन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि समझ सकें कि बजट कैसे इन प्रमुख क्षेत्रों इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। जी हाँ, हमारे साथ हैं तीन विशेषज्ञ मेहमान। दो विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं, एक वर्चुअली जुड़ेंगे। डॉक्टर एसपी शर्मा हैं, मुख्य अर्थशास्त्री हैं, पीएचडी सीसीआई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंडिया से जुड़े हुए हैं। इकोनॉमी, पॉलिसी और बिजनेस एनालिसिस में इनका गहरा अनुभव है। और डॉक्टर एससी अग्रवाल हैं, सीएमडी हैं एसएमसी कैपिटल्स लिमिटेड के, और वित्तीय बाजारों और कैपिटल इन्वेस्टमेंट में इनकी गहरी पकड़ है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, बहुत जल्दी हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से, जूम के माध्यम से जुड़ेंगे प्रोफेसर अरविंद मोहन भी, विभागाध्यक्ष हैं, अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास नीतियों पर विशेषज्ञ हैं। इस विशेष चर्चा में आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एसपी शर्मा, आपसे ही मैं शुरुआत करूंगी। आर्थिक सर्वेक्षण की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो वास्तविक जो जीडीपी ग्रोथ है, हम देख रहे हैं कि 6.4% का एक अनुमानित एक आंकड़ा दिखाया गया है इसमें। ऐसे में अगर हम पूरे देश की बात करें और बजट की बात करें तो क्या कुछ अहम लगता है कि बजट में इस बार उठाया जाना चाहिए? जी बिल्कुल, जो हमारी ग्रोथ है वो तो बहुत ही प्रोत्साहित है। हमने ऑन एन एवरेज 8% का ग्रोथ हासिल किया है पिछले 3 वर्षों में। पहले हम 9.7% पे ग्रो किए, फिर हम 7% पे ग्रो किए, फिर 8.2% पे ग्रो किए, और इस वर्ष में हम 6.4% पे ग्रो कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में जो अनुमान है वो 6.3 से 6.8 का है। लेकिन हमारा अनुमान है कि हम इससे ज्यादा ग्रो करेंगे, क्योंकि जो इस साल की जो ग्रोथ थी वो ज्यादातर एक्सटर्नल डिमांड से इम्पैक्टेड थी। हमारी एक्सटर्नल डिमांड ज्यादा नहीं थी क्योंकि जो डेस्टिनेशन कंट्रीज हैं वहां पे काफी स्लो डाउन थी। लेकिन हमारी ग्रोथ जो थी वो एग्रीकल्चर ने काफी सपोर्ट की। एग्रीकल्चर का एक कंसिस्टेंट ग्रोथ रेट रहा और उससे जो रूरल डिमांड थी उसको एक बूस्टअप मिला, तो ओवरऑल जो डिमांड ट्रैजेक्टरी थी काफी स्ट्रांग रही। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी भी जियो पॉलिटिक्स खत्म नहीं है, अभी भी वो गहराई में है, काफी जगह पे अभी युद्ध के आसार हैं और रशिया यूक्रेन में युद्ध निरंतर जारी है। तो उसके मद्देनजर जो एक्सटर्नल डिमांड है उसकी आने वाले वर्षों में भी कोई तेज गति से बढ़ने की उम्मीद नहीं है। तो हमें डोमेस्टिक डिमांड को सपोर्ट करना होगा। एग्रीकल्चर के अलावा हमें जो मिडिल इनकम्स हैं उनको सपोर्ट करके हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड ट्रैजेक्टरी है उसको और प्रफुल्लित करके अपनी ग्रोथ को उस लेवल पे लेके जाना चाहिएगा जहां पे हमें चाहिए। 8% का ग्रोथ का अनुमान दिया गया है कि अगर हम विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं, हम विकसित भारत का मिशन जो है उसको अचीव करना चाहते हैं, तो हमें 8% पे ग्रो करना पड़ेगा। एक डेकेड में नहीं, दूसरे डेकेड में भी आने वाले लगभग 20-22 साल जो है हमारा जो ग्रोथ है ऑन एन एवरेज 8% से ऊपर रहना चाहिए, जैसा कि हमने पिछले 3 साल में हासिल किया था। तो उसके लिए डिमांड को सपोर्ट करने के लिए हमें बहुत सारे प्रयास करने होंगे। एमएसएमईज को सपोर्ट करना होगा। एमएसएमईज आगे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मिडिल इनकम को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि अभी जो टैक्स बर्डन है बहुत ज्यादा है। जो हमारा पीक रेट है वो ही हमारी मिडिल इनकम के ऊपर है। 15 लाख के ऊपर हमारा 30% पीक टैक्स रेट है। तो उसको उसमें कुछ राहत जरूर देनी होगी, सो दैट के एक पॉजिटिव मोमेंटम बन जाता है इकोनॉमी में। मिनट रोकना चाहूंगा शर्मा जी। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वो पिटारा रेड कलर का आपको नजर आ रहा होगा जिससे निकलने वाला है आर्थिक बजट।
एक बार फिर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक बजट पेश करने वाली हैं। ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक समय है, क्योंकि लंबे समय से लगातार डॉक्टर एस.सी. अग्रवाल, यहाँ पर बात चल रही थी जिस तरीके से जीडीपी वैश्विक स्तर को देखते हुए जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, उसके बावजूद भी भारत लगातार आर्थिक रूप से आगे बढ़ता जा रहा है। जो भौगोलिक परिस्थितियों की बात की, बहुत सारे देश युद्धग्रस्त हैं और लगातार ये टेंशन जो है बिल्ड होता जा रहा है, कम नहीं होने का नाम ले रहा है। तो क्या डिफेंस सेक्टर में किसी तरीके का बूम मिल सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था को इस आने वाले वित्त वर्ष में? देखिए, जैसे शर्मा जी ने कहा कि 6.4% हम एक्सपेक्टेड हैं इस साल, और 6.3 to 6.8 नेक्स्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे में प्रोजेक्ट किया गया है। और स्टिल वी आर द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, है नहीं, वन ऑफ द लार्जेस्ट यू कैन से, है नहीं। चाइना का देखें तो 4% के करीब है, यूएस 2% के करीब ग्रो कर रहा है, और ये यूरोप 1% के करीब है। इन्फ्लेशन, वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन हाई है। हमारा इन्फ्लेशन 4.9% एक्सपेक्टेड है, जो 5.4% था लास्ट ईयर, है नहीं। हमारी इकोनॉमी में बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं जो हमें, एग्रीकल्चर हमारा बहुत बूस्ट कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग जरूर चैलेंजिंग रहा है। सेकेंड क्वार्टर हमारा 5.4 से हम ग्रो करे हैं, थर्ड क्वार्टर भी एनकरेजिंग नहीं है, लेकिन कुल मिला के जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने कल इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया तो सी वाज कॉन्फिडेंट कि वी कैन अचीव 6.4%। तो बाकी यह है कि हमारा वेरियस सेक्टर डूइंग वेल, है ना। यू हैव टॉक्ड अबाउट डिफेंस सेक्टर ना, सो डिफेंस सेक्टर में हमारे काफी मिसाइल्स वगैरह है, इंडोनेशिया है, काफी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और हमारे जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, वो हमारी काफी बेटर है, जिससे हमारी कॉस्टिंग बहुत कम है और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। तो हम इसके अंदर, और प्रोडक्शन काफी बढ़ रहा है, तो जी तो हमारे कई सैटेलाइट्स और कई ब्रह्मास्त्र वगैरह जो है बड़े जबरदस्त जा रहे हैं। तो शर्मा जी, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है जो चौंकाने वाला है। हम सबसे बड़े आयातक देश हुआ करते थे रक्षा उत्पादों के, आज हम 120 से ज्यादा देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया चौंकी हुई है, और माना यह भी जा रहा है कि जिस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं इस सेक्टर से, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने वाला है। जी बिल्कुल, हमने जो पिछले कुछ वर्षों में इंडिजीनियस कैपेसिटीज को काफी सपोर्ट किया है। जी हम जो एक पूरा डिपेंडेंट कंट्री थे, जो पूरे का पूरा इंपोर्ट करते थे, अब हम एक्सपोर्टर भी बन गए हैं। साथ में हमने एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है, और पिछले कुछ वर्षों में जो हमारी प्रोडक्शन है, जो एक्सपोर्ट है, वो 10-20% नहीं, वो 100% से भी ऊपर ज्यादा करके ग्रो किया है। तो आने वाले टाइम में हम समझते हैं कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जो हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं कि हम अपना आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो आत्मनिर्भरता के उद्देश्य में ये एक सबसे बड़ा कदम है कि हम अपने डिफेंस सेक्टर को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, और हमने उसके परिणाम बहुत अच्छे देखे हैं पिछले कुछ वर्षों में। बिल्कुल, इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की आपने बात की कि अगर मैं सेल्फ रिलायंट इंडिया बनना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है, तो निश्चित रूप से इस सपने को साकार करना है, तो इस ओर कदम बढ़ाना होगा। अब मैं ओवरऑल बात करती हूँ। शर्मा सर, हम कहते हैं वर्ष 2047 तक एक विजन है कि हम पूरी तरह से विकसित भारत बन जाएंगे। ऐसे में इस बार का बजट कितना होपफुल बजट होगा, कितना सपोर्टिव बजट होगा, और विकास की ओर कितना बड़ा कदम होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, जो विकसित का अगर हम डेफिनेशन देखें तो विकसित में मैंने जो डेवलप्ड इकोनॉमीज में देखा, एक तो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और एमएसएमई खास करके बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन 60-70% जीडीपी में रहता है, खासकर डेवलप्ड इकोनॉमीज में। तो हमें एमएसएमईज को सपोर्ट करना होगा। जब एमएसएमईज विकसित होंगी, एमएसएमईज स्ट्रांग होंगी, तभी हम विकसित भारत की तरफ हमारे कदम और ज्यादा स्ट्रांग होंगे। अभी जो कंट्रीब्यूशन 30-31% कॉपियां हैं वो उतर रही हैं वाहन से, और ये संसद भवन के अंदर जाएंगी।
ये एक प्रक्रिया है जो हर बरस हुआ करती है और एक लंबा इंतजार भी रहता है प्रतिबिंब इसको। और ये जो तस्वीरें हैं ये साफ बयां करती हैं कि जो 2025 में जो हमें विकास की ओर लेकर जाएगा रास्ता, दरअसल उसकी जो कॉपी है वो यहीं कैद है और वो यहाँ पहुंच चुकी है। और 11 बजे ठीक जो वित्त मंत्री हैं वो बजट का जी बिल्कुल बजट पेश करेंगी। तो एमएसएमईज का अभी जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो 30-31% है और उसमें भी सर्विसेज मिला के है। सर्विसेज की जो एमएसएमईज है, जो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की एमएसएमईज देखें वो 8-9% ही कंट्रीब्यूट कर पाती है। तो हमें इस सेक्टर को सपोर्ट करना होगा। वो एक तो इनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, खास करके जो लोन, सरकार ने बहुत रिफॉर्म्स की हैं। अभी जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है, काफी अच्छे रिफॉर्म्स अभी आए हैं। इनका जो मार्केटिंग एस्पेक्ट्स हैं, खास करके जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं, उनके साथ इनको कनेक्ट करने की बहुत जरूरत है, सो दैट के इनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स जो है मार्केट्स में जाएं। इनको जो फॉरेन मार्केट्स हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा तवज्जो मिले। देन दे विल बी एबल टू डिप्लॉय मोर एंड मोर वर्कफोर्स इन देयर फैक्ट्रीज। उससे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। अगर हम 6 करोड़ एमएसएमईज की बात करते हैं तो अगर वो स्ट्रांगली आगे परफॉर्म करते हैं, अगर वो एक व्यक्ति को भी डिप्लॉय, तो 6 करोड़ एम्प्लॉयमेंट तो एमएसएमईज क्रिएट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। जी। हम ये समझते हैं। और दूसरा जो विकसित भारत के लिए जो एक स्ट्रांग कदम होगा, जैसे 1 साल पहले बात चली, ज्ञान की बात चली, जिसमें गरीब है, युवा है, अन्नदाता है, नारी है, उसके लिए सरकार ने रिफॉर्म्स की। लास्ट बजट तो पूरा ही ज्ञान के ऊपर ही केंद्रित था। तो हम समझते हैं कि एक बहुत अच्छा कदम है। एक जो ग्रास रूट लेवल पे हमें स्ट्रांग होने की जरूरत है, उसमें एक बहुत बड़ा कदम था जो हमने पिछले बजट में देखा। तो उसको आगे कंटिन्यू करते हुए अभी उस ज्ञान से हमें आगे मिडिल क्लास तक पहुंच जाना चाहिए कि जो डिमांड ट्रैजेक्टरी है उसको सपोर्ट करने के लिए हमें मिडिल इनकम्स को भी सपोर्ट करना होगा, सो दैट डिमांड रिमेन्स इंटैक्ट एंड डिमांड इज कमिंग फ्रॉम द रूरल पीपल एंड दे आर डिमांडिंग मोर एंड गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्ट्रीज आर एबल टू एक्सपेंड देयर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। तभी वो ज्यादा से ज्यादा वर्कफोर्स को डिप्लॉय कर पाएंगे। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। जब डिमांड होगी तभी इन्वेस्टमेंट होगी। डिमांड होगी तभी इन्वेस्टमेंट होगी। अग्रवाल साहब, यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है। अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो बुनियादी ढांचे पर निवेश की बात कही गई है। ऐसे में अगर हम पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देने की बात करें तो आपको क्या लगता है बजट में ऐसी नीतियां क्या लागू हो सकती हैं या किन किन नीतियों का लागू होना जरूरी है जो इन निवेशों को, जो निजी क्षेत्र है, उसमें आकर्षक बना सकता है? देखिए, दोनों क्षेत्र पीपीपी और पब्लिक पार्टनरशिप दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने जैसे 11.1 लाख करोड़ हमारे लास्ट बजट में डिक्लेयर किया है, तो इस बजट में मेरे को उम्मीद है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यदि हमें 8% अचीव करना है और विकसित भारत 2047 तक बनना है तो हमें 8% जीडीपी को अचीव करना होगा। और ये साल थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट में जो वो कम हुआ है एक्सपोर्ट, और इसके लिए डिमांड जो है मैन्युफैक्चरिंग में कम रही है। तो ये पीपीपी का रोल बहुत जबरदस्त है और ये दोनों में पार्टनरशिप बनी रहे और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर अट्रैक्ट होंगे तभी, क्योंकि जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना आता है उससे 4 टाइम मल्टीप्लाई करती है इकोनॉमी। तो ये हमें देखना होगा। और दूसरी बात, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर डीरेगुलेशन की बात कही गई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारी जो इंडस्ट्री है उन पे कंप्लायंस लेवल बहुत ज्यादा है, तो उसको हमें देखना पड़ेगा एसएमई में पर्टिकुलरली। और इससे हमारा ग्रोथ थोड़ी हैम्पर हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कल बात हुई है। जानकारी मैं दे दूं कि राष्ट्रपति भवन पहुंच गई हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वहां अनुमति लेंगी बजट को लेकर, वहां से निकलेंगी संसद भवन के लिए और कैबिनेट के पास जाएंगी। कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी और उसके बाद आज पेश किया जाएगा आर्थिक बजट। यहाँ पर बात चल रही है कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर ड्रिवन है। मैन्युफैक्चरिंग उतना कारगर नहीं हो पाई है इस वित्त वर्ष में, लेकिन क्या कुछ आपको लगता है कि बड़े कदम उठाने पड़ेंगे और इस बजट में समाहित करना पड़ेगा उन तमाम कदमों को जिससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी जो है वो बूम हो और
एक वजह तो हमने साफ तौर पर देख लिया कि वैश्विक परिदृश्य जिस तरीके से है, वहां से डिमांड कम है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग पर भी कम, एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ रहा है और एक्सपोर्ट की वजह से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी। उसके बावजूद भी क्या कुछ कारगर कदम उठाने होंगे? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में आपने सही कहा कि एक्सटर्नल डिमांड की वजह से मैन्युफैक्चरिंग इम्पैक्ट हुआ। तो कारगर कदमों में एक तो डोमेस्टिक डिमांड को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल डिमांड अभी उतनी ज्यादा प्रफुल्लित नहीं होगी जितनी हमें चाहिए। जैसे हमने पिछले 3 वर्षों में देखा था कि काफी अच्छा एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी काफी प्रफुल्लित था, लेकिन इस वर्ष में एक्सपोर्ट, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट खास करके उतना ज्यादा नहीं बढ़ पाया है। ओवरऑल एक्सपोर्ट अभी भी बहुत स्ट्रांगली इंक्रीज हुआ है। सर्विस एक्सपोर्ट की वजह से जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर है काफी अच्छे से मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल स्ट्रांग हुए हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए तो डिमांड तो पहला स्टेप है जिससे हमें मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना होगा। और दूसरा, जो सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रिफॉर्म्स की हैं, जो 42,000 से ज्यादा जो ऐसे कंप्लायंसेस थे जिनको सिंप्लीफाई किया गया और ऐसे डिक्रिमिनलाइज किए गए काफी कंप्लायंसेस को, तो उनको और ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत है फैक्ट्री लेवल तक। खास करके हम मैक्रो लेवल पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत अच्छा साबित हुए हैं। हमने वर्ल्ड बैंक में बहुत अच्छी महारियत हासिल की, 142 से हम 63 में रैंक पे आए और उसके बाद बहुत सारी रिफॉर्म्स हुई जो विजिबल भी हैं, जिसका फायदा भी हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग लास्ट ईयर डबल डिजिट में ग्रो किया, बिल्कुल। तो इस वर्ष जो था एक्सटर्नल डिमांड की वजह से उतना नहीं ग्रो कर पाया। तो हमें 3 चीजें लेके चलना होगा। एक तो डोमेस्टिक डिमांड को सपोर्ट करें और दूसरा एमएसएमईज को सपोर्ट करें। खासकर जैसे मैंने पहले बात की है, मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज को बहुत सपोर्ट करने की जरूरत है। और तीसरा, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, दैट शुड परकुलेट एट द फैक्ट्री लेवल। फैक्ट्रीज में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस महसूस होना चाहिए। जी हाँ, अरविंद मोहन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आर्थिक सर्वे तो हमारी एक सुनहरी तस्वीर दिखा रहा है। इस सुनहरी तस्वीर को विकसित भारत बनाने की तस्वीर में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है इस बजट के द्वारा? क्या कुछ बिंदु होंगे महत्वपूर्ण? देखिए, इकोनॉमिक सर्वे बड़ी इंटरेस्टिंग रिविलेशंस करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कह रहा है कि ग्लोबल परिप्रेक्ष्य एक चैलेंज बना हुआ है और जैसा हमें ट्रंप इत्यादि के स्टेटमेंट से लगातार दिखाई भी पड़ रहा है कि आने वाले समय में हमारा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट थोड़ा और चैलेंजिंग हो सकता है। साथ ही साथ वो कुछ और बहुत क्रिटिकल इंटरवेंशंस की बात करता है। अगर हमें, जैसा भी आप चर्चा भी कर रहे थे, मैं सुन रहा था कि अगर 2047 तक हमें देश को एक विकसित देश में ट्रांसफॉर्म करना है तो हमें जो इंटरवेंशन चाहिए वो अक्रॉस सेक्टर्स चाहिए। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे इंडिकेट कर रहा है कि तमाम प्रयासों के बावजूद, तमाम पॉजिटिव इंटरवेंशंस के बावजूद जो रिस्पांस आना चाहिए था स्टेक होल्डर से, चाहे वो इंडस्ट्री हो या कटिंग एज अदर स्टेक होल्डर्स हो, वो उस तरीके का रिस्पांस नहीं आ रहा है। इसमें हमें क्या करना है, इस पर विचार करना होगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन आ रहा है कि हमारी जो कैपेसिटीज हैं वो कहीं ना कहीं सैचुरेट होती जा रही है। हमने पिछले कुछ समय से देखा एफडीआई जिस तेजी से आना चाहिए था नहीं आया। हमने देखा कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट विड्रॉ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है शेयर बाजारों से, वो एक अलग एस्पेक्ट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट जो दिखाई पड़ रहा है कि हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग चैलेंज क्रिएट हो रहा है। मिसाल के तौर पर एनर्जी हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है और अगर एनर्जी सेक्टर में सोलर एनर्जी पर हमारा बहुत फोकस है, लेकिन अब हम एक लेवल के बियॉन्ड बढ़ा नहीं पा रहे और बढ़ा ना पाने का बड़ा कारण इकोनॉमिक सर्वे इंडिकेट कर रहा है कि हमें जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स चाहिए उसकी शॉर्टेज हो जा रही है। हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हम उसको बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो ये जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग है, जिसके अराउंड आपका पूरा इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट आकर के केंद्रित हो जाता है, अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो जिस तरीके की ग्रोथ का हमारे देश का पोटेंशियल है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे जो इंटरनल चैलेंजेस हैं, हिंदुस्तान प्राइमरली एक डोमेस्टिक इकोनॉमी है, डोमेस्टिक ड्रिवन इकोनॉमी है। इंटरनेशनल सेक्टर महत्वपूर्ण है लेकिन वो ऑल परवेजिव नहीं हो सकता है। तो हमें ये जो चैलेंजेस हैं, कटिंग एज के चैलेंजेस है, इस पर फोकस करना होगा। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब से हमने 1990 से अब तक इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किया, हम आगे बढ़ते चले गए। हम लगातार ये बात करते रहे कि फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म हो चुके, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म लाना है। सेकंड जनरेशन रिफॉर्म मेरी समझ से 2 पिलर्स पर आधारित होना पड़ेगा। पहला है ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें हेल्थ एजुकेशन है, और दूसरा रूरल डेवलपमेंट है। ये दोनों इंजन्स इतने स्ट्रांग हो सकते हैं अगर हम
इसी दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। समय आ गया है, डिमांड का बड़ा चैलेंज बना हुआ है। हमें डिमांड अगर बढ़ानी है तो रूरल इकोनॉमी की तरफ देखना होगा, हमें इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है तो रूरल इकोनॉमी की ओर देखना होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ देखना होगा, हेल्थ पर फोकस लाना होगा, नॉलेज और एजुकेशन पर फोकस लाना होगा, महिलाओं पे फोकस लाना होगा, बिल्कुल, और रूरल डेवलपमेंट फोकस लाना होगा। और इंटरेस्टिंगली यहां से जो रास्ता है, मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्लिक्ट है ग्रोथ और इंक्लूसिव डेवलपमेंट में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। यहां से रास्ता एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके ग्रोथ करने की तरफ होना पड़ेगा। निश्चित रूप से। डॉक्टर शर्मा, आपसे मेरा यहाँ सवाल रहेगा, हम लोग डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी बहुत प्रभावी हो रहा है। ऐसे में अगर हम आगामी बजट को देखें तो टैक्स और रेगुलेशन में क्या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं या क्या कुछ बदलावों की उम्मीद है? देखिए, बहुत बड़े बदलावों की उम्मीद है। आपने डिजिटल की बात की तो डिजिटल ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, और डिजिटल में हम वर्ल्ड में ही नंबर 1 इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। और हमने काफी, हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं, दीज ट्रांजैक्शंस आर एट टॉप ऑफ दी वर्ल्ड इकोनॉमी। तो आने वाले टाइम में उम्मीद है कि इसको हम सपोर्ट करें, खास करके जो रूरल डेवलपमेंट है उसमें कैसे डिजिटलाइजेशन करके हम और इसको सपोर्ट कर सकते हैं। और क्योंकि रूरल डेवलपमेंट होगी तो तभी जाके भारत विकसित की तरफ बढ़ेगा। विकसित जो कदम होंगे वो तभी हमारे और ज्यादा स्ट्रांग होंगे। तो जैसे अभी पहले वक्ता ने भी बताया कि हमें रूरल डेवलपमेंट के ऊपर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो डिमांड है, अभी अगर हम बात करते हैं कि 45 से 50% तक पॉपुलेशन जो है अभी भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है जी। तो सीधे तौर पे 45 से 50% डिमांड तो वहीं से आएगी। तो अगर हम उसको स्ट्रांग करेंगे, उनकी इनकम से इंक्रीज होंगी, तभी जाके हमारे जो कदम है विकसित भारत की तरफ और ज्यादा मजबूत होंगे। अगर हम अपनी बात करें, आर्थिक विकास की बात करें, तो इस वित्त वर्ष में भी एसपी शर्मा जी की कहीं ना कहीं लग रहा है कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार का परफॉर्मेंस रहा है वो एक वजह है कि हमें जो है आर्थिक रूप से सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है। क्या ये बात सही है? देखिए, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अगर आप पीछे का कुछ 6-7 वर्षों का डेटा देखेंगे तो एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहा है। बिल्कुल। 2017-18 से लेके 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 तक जो एग्रीकल्चर था 3% से ऊपर ग्रो कर रहा था, जो कि हिस्टोरिकल ग्रोथ थी, जो पहले इतना कंसिस्टेंटली कभी ग्रो नहीं किया था। लास्ट ईयर को छोड़ के पहले जो 5-6 वर्ष, तो उसी का परिणाम था कि हमने पिछले साल में मैन्युफैक्चरिंग को डबल डिजिट में देखा। एग्जैक्टली। तो आने वाले टाइम में भी अगर हम रूरल डेवलपमेंट को, एग्रीकल्चर सेक्टर को और प्रोत्साहित करते हैं तो ग्रोथ जो है वो स्वाभाविक है, और हमारा जो विकसित भारत का सपना है वो भी साकार होने जा रहा है। डॉक्टर शर्मा, आपको मैं यही रोकूंगी। सीधे तस्वीरें हम देख रहे हैं वित्त मंत्री की बजट का पिटारा लिए वो राष्ट्रपति भवन से निकल रही हैं अब, और अब वो बहुत जल्द संसद भवन में प्रवेश करेंगी, और 2025 का जो आम बजट है वो बहुत जल्द पेश होगा। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन की ओर रुख करती हुई। अरविंद जी ने एक बात यहाँ पर कही है कि सोलर एनर्जी पर हमें खास ध्यान देना पड़ेगा। अग्रवाल साहब, सोलर एनर्जी पर लगातार ध्यान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक नई स्कीम भी जो है वो अनाउंस की है, और जन भागीदारी किस तरीके से तय हो, वो भी उनको मुफ्त बिजली भी मिले, और सोलर एनर्जी जनरेट करने से वो कैसे जो है पैसे भी कमा सकते हैं और आर्थिक रूप से उनको लाभ हो सकता है, उसका भी उन्होंने एक जो है खाका तैयार किया है पिछले वित्त वर्ष में। उसके बाद भी कंपोनेंट की यहाँ पर बात हुई, वो कंपोनेंट ज्यादातर बाहर के देशों से और विशेष रूप से चीन से आते हैं, और एमएसएमई सेक्टर के विशेषज्ञों से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि ये कंपोनेंट हम बना सकते हैं, उसके लिए सरकार उनको किस तरीके का सहयोग दे, किस तरीके की रियायत दे, किस तरीके की छूट दे। देखिए, चाइना से हम नॉर्मली प्रोड्यूस करते हैं सोलर कंपोनेंट्स, और ये बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम इनको सपोर्ट दे सकते हैं, सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी दे सकते हैं, और उस पर उनके प्रोड्यूस जो हैं वो टैक्स फ्री कर सकते हैं, इनकम टैक्स फ्री कर सकते हैं। तो इस तरह के पीएलआई के अंदर सपोर्ट दे सकते हैं। पीएलआई में बहुत सारी इंडस्ट्रीज और भी हम ऐड कर सकते हैं टू इंक्रीज आवर मैन्युफैक्चरिंग बेस, है नहीं। तो ये सारी चीजें हमें बहुत जरूरत है करने के लिए। और
आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो मेन बात कही गई थी कि इंडिया कैन डू वेरी वेल प्रोवाइडेड हमारी कैपिटल अट्रैक्ट एफडीआई जो हमने 47 बिलियन यूएस डॉलर से 57 हुई है इन 3 इयर्स, बढ़ी है मतलब, तो 17% इंक्रीज हुई है। तो एफडीआई को हम अट्रैक्ट करें और एसएमई को हम फोकस में रखें, उसके ऊपर हमें सो दैट कि जो कंपोनेंट्स हैं वो रीजनेबल प्राइस में, इंटरेस्ट रेट हम आरबीआई से जैसे अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि फेड रेट अभी नहीं घटा है तो आरबीआई एटलीस्ट इंटरेस्ट रेट 25 पैसा रिड्यूस करे। तो आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट यदि कम रहता है, पीएलआई की सपोर्ट रहती है, गवर्नमेंट की सपोर्ट रहती है, तो मैं समझता हूँ ये क्रिटिकल कंपोनेंट्स बड़ी आसानी से मैन्युफैक्चर कर। डॉक्टर शर्मा, यहाँ पर एमएसएमई की का जिक्र बार बार हो रहा है कि एमएसएमई में ग्रोथ होगी तो कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। एक जो चैलेंज बार बार आता है, ये कहा जाता है कि एमएसएमई सेक्टर में एम जो है ना, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी चुनौतियां हैं, वो अलग हैं। क्या उस सेक्टर को अलग करके उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति की जाए तो उससे लाभ हो सकता है क्या? आपसे पूछ रहा हूं शर्मा जी जी क्योंकि ये आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ। क्योंकि जो माइक्रो यूनिट्स हैं वो सबसे ज्यादा है। एग्जैक्टली। तो उसके तो हम इसको पूरा ही कंसीडर करते हैं क्योंकि एमएसएमई में काफी फर्क है, एम और एस में ही बहुत फर्क है। तो अलग करके उसको खास फोकस तवज्जो दिया जाए तो मैं समझता हूं कि और ज्यादा प्रोत्साहित हो सकते हैं और उनको अच्छी स्ट्रेंथ मिल सकती है। बिल्कुल, हमने कई सेक्टर्स पर बात की, कृषि पर आप लोगों ने बात की कि कृषि का उत्थान, रूरल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आर्थिक सर्वेक्षण की एक बार फिर मैं बात करूं तो 2 ऐसे और पहलू हैं जिन पर विशेष रूप से फोकस भी किया गया है और चिंता भी जताई गई है। दोनों फोकस है जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण। दरअसल जलवायु परिवर्तन की बात करें तो हमने G20 के दौरान भी एक अहम कदम उठाया। मिशन लाइफ के तहत हमने कहा कि हमें एक कदम बढ़ाना है और जलवायु परिवर्तन के लिए कुछ न कुछ बदलाव लाने हैं। हम कहते हैं कि हम जीरो कार्बन उत्सर्जन की ओर बढ़ेंगे। ऐसे में बजट में क्या कुछ प्रावधान की उम्मीद है कि हम इन सेक्टर्स को बेसिकली फोकस करेंगे? शर्मा सर, अगर आपसे पूछें। देखिए, सरकार ने एक ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अनाउंस किया था, तो जिसमें काफी अच्छी फंडिंग भी सरकार ने प्रोवाइड की और ग्रीन टेक्नोलॉजीज के ऊपर काफी फोकस है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर काफी फोकस है। तो इस बजट में भी उम्मीद है कि कुछ इनको और इंसेंटिवाइज करके और प्रोत्साहित करके और आगे बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और दूसरा जो सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर हम बात करते हैं, जो वेस्टेजेस हैं जो हम रिड्यूस करके जो और ज्यादा हम जो स्वच्छता की तरफ बढ़ सकते हैं, जिससे कि इनको काफी अच्छी सपोर्ट मिलेगी। जी, प्रोफेसर अरविंद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, यहाँ पर चर्चा चल रही है और अगर हम बात करें पिछले 10 वर्षों की, तो पिछले 10 वर्ष में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 2 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपए का बजट हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर में और नए प्रतिमान हम लोग स्थापित कर रहे हैं। सबसे ऊंचा ब्रिज बना रहे हैं, हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं अपने रेलवे को, हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं अपनी मेट्रोज को। ये एक ऐसा क्षेत्र है, अगर इस पर जितना इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जितना काम किया जाता है, रोजगार के अवसर भी उतने ज्यादा उपलब्ध होंगे। तो अभी तक की यात्रा को कैसे देखते हैं और 2025-26 के बजट में क्या कुछ प्रावधान होने वाला है, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, पिछले तमाम सालों में हिंदुस्तान ने फिनोमिनल वर्क किया है जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है। चाहे वो रेलवे हो, रोड नेटवर्क में तो हमने कमाल ही कर दिया है। और साथ ही साथ अगर आप एयर स्पेस की बात करें तो हमने जिस तरीके से छोटे छोटे जिलों को कनेक्ट किया है, टियर 2 सिटीज को कनेक्ट किया, वो फिनोमिनल है। रास्ता यहां से बहुत उससे भी ज्यादा फिनोमिनल होने की संभावना सृजित करता है। विशेष रूप से आप G20 की मीटिंग को अगर याद करें तो G20 की मीटिंग में यह अंडरस्टैंडिंग हुई तमाम देशों के बीच में कि हिंदुस्तान से लेकर के यूरोप तक की कनेक्टिविटी हम क्रिएट करेंगे और ये कनेक्टिविटी रेल की होगी, वाटर की होगी, एयर की होगी, सब संभव साधनों का इस्तेमाल किया जाएगा। मुझे लगता है हमें उसी दिशा में आगे बढ़ना होगा। हिंदुस्तान अपनी तरफ से, क्योंकि इस पूरी कनेक्टिविटी का हिंदुस्तान पाइवट होने की संभावना है, हमारे अराउंड ये पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा। तो हमें पहला एडवांटेज ये है कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान से होकर के जाएगा। दूसरा एडवांटेज है कि बाकी जो देश है, जैसे हम ऑलरेडी ईरान के साथ
पोर्ट पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो ये जो तमाम दूसरे देश हैं इस पूरे सर्किट में, वहां पर भी हिंदुस्तान के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। प्रोफेसर अरविंद, आपको मैं 1 मिनट के लिए रोकूंगी यहाँ, माफ कीजिएगा। सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर रही हैं, उन्हें बजट के बारे में विस्तृत जानकारी दे रही हैं। और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त राष्ट्रपति भवन की, जहां पर पहुंची हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है और ये वीडियो अब जारी कर दिया गया है, जहां पर उनकी मुलाकात हुई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ। बजट में क्या कुछ होगा, क्या कुछ बदलाव किए जाएंगे, क्या कुछ अहम रहेगा, उसके बारे में जानकारी देती हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जी हाँ, ये एक प्रक्रिया और परंपरा का अहम हिस्सा है। राष्ट्रपति से अनुमोदन करवाना पड़ता है बजट को लेकर, फिर कैबिनेट के पास जाती हैं वित्त मंत्री, कैबिनेट उसको अनुमति देता है और उसके पश्चात 11 बजे संसद के भीतर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर से आर्थिक बजट आज पेश करने वाली हैं। ये वो खास और विशेष तस्वीरें जब राष्ट्रपति भवन पहुंची थी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उन्होंने भेंट की और बजट के विषय में चर्चा की, उनसे अनुमति प्राप्त की और अब बजट पेश किया जाएगा। और हम हमारे साथ लगातार विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं और हमें बता रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है इस आम बजट में। बिल्कुल, प्रोफेसर अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद सर, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि क्या भारत को रक्षा निर्यात में ग्लोबल लीडर बनने के लिए अधिक नीतिगत समर्थन चाहिए, या फिर अगर मैं नई टेक्नोलॉजी की बात करूं जैसे AI या साइबर डिफेंस पर, क्या बजट में अधिक निवेश होना चाहिए? क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल निवेश होना चाहिए। हम पिछले कुछ वर्षों से हमने जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर को और खासतौर पर डिफेंस प्रोडक्शन को बूस्ट दिया, वो अपने आप में एक अलग स्टोरी क्रिएट हो रही है। जो 2 डिफेंस कॉरिडोर हम क्रिएट कर रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश से होकर जा रहा है, दूसरा तमिलनाडु से होकर के जा रहा है जी। और साथ ही साथ जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये तय कर दिया है कि कम से कम 2 लाख करोड़ का एलोकेशन हम डोमेस्टिक परचेज पर करेंगे, इसने एक ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी क्रिएट कर दी। आज अगर आप देखें तो HAL, BEL, मझगांव डॉक, कोचीन शिपयार्ड, आप गिनते चले जाइए, ये वो कंपनियां हैं जिनमें से किसी की भी ऑर्डर बुक 1 लाख करोड़ से कम की नहीं है। आज अगर कोई नया ऑर्डर इन कंपनियों को मिलेगा तो उनको कम से कम 7 साल लगेंगे उस नए ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में, इतने ऑर्डर है हमारे पास। बिल्कुल, ऑलरेडी एक ग्लोबल इंटरेस्ट। देखिए, हमारा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करते हैं और जो डेवलप कंट्रीज है अमेरिका जैसे, उनकी 1/4 कॉस्ट पर हम देने की क्षमता रखते हैं। तो कोई भी अफ्रीकन कंट्री, कोई भी एशियन कंट्री अपनी नीड्स के हिसाब से जब एयरक्राफ्ट परचेज करेगा, शिप्स परचेज करेगा, रडार परचेज करेगा, इन तमाम चीजों के लिए हिंदुस्तान एक बड़ा प्लेयर के रूप में खड़ा हो रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारी कंपनियां, HAL जैसी कंपनियां बहुत जल्दी लॉकहीड जैसी कंपनियों से कंपीट कर रही होंगी। ये एक ग्लोबल स्टोरी क्रिएट हो रही है, जिसकी अभी सिर्फ हम एक जेमिनल स्टोरी है, एक शुरुआत हो रही है। आने वाले समय में ये अपने आप में एक फिनोमिना होगा। ये एक ऐसा सेक्टर इमर्ज हो रहा है जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करने की कैपेसिटी रखता है। ये डिफेंस कॉरिडोर पर सरकार ने जो है बहुत जोर दिया है और डिफेंस कॉरिडोर कुछ क्षेत्रों में शुरू भी हो गए हैं। उसका क्या कुछ असर हो रहा है डिफेंस सेक्टर में? मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें, और क्या कुछ आपको लगता है घोषणा हो सकती है डिफेंस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर इस आम बजट में भी? देखिए, इसका बहुत असर दिखाई पड़ रहा है। मैं एग्जांपल दूंगा, मैं लखनऊ में बैठा हूं। उत्तर प्रदेश का जो कॉरिडोर है, मैं 2 एग्जांपल दूंगा, एक लखनऊ से, कानपुर से। लखनऊ की एक कंपनी है PTC इंडस्ट्रीज के नाम से, इस कॉरिडोर का बेनिफिशियरी है। अभी रशिया यूक्रेन जब वॉर हुआ तो यूक्रेन ने इससे परचेज करना, ये कुछ पार्ट बनाते हैं जो सबमरीन्स में और एयरक्राफ्ट में लगते हैं, हाईटेक कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। यही लखनऊ में उनका प्लांट है। यूक्रेन परचेज कर रहा था, रशिया में उनका कोई ऑफिस नहीं, यूरोप में उनका ऑफिस है। रशिया ने उनके यूरोप ऑफिस को अप्रोच किया कि हमें भी खरीदना है। आज की तारीख में रशिया भी खरीद रहा है उनसे, यूक्रेन भी खरीद रहा है। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है कानपुर से एक बहुत छोटी सी कंपनी थी जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाती है और बुलेट प्रूफ हेलमेट्स बनाती है। आज की तारीख में ये कंपनी 50 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट कर रही है। तो ये जो इंटरवेंशंस है और इनका इंसुलराइजेशन हो रहा है। हमने एक एंकर यूनिट, जैसे ब्रह्मोस की एक एंकर यूनिट स्टैब्लिश कर दी इस कॉरिडोर।
और उस कॉरिडोर के अराउंड जो इंस्टलाइजेशन हो रहा है, ये अपने आप में एक अलग सी स्टोरी क्रिएट हो रही है। अब आने वाले समय में इनमें से कई सारे बहुत बड़े प्लेयर्स देखेंगे, प्राइवेट सेक्टर में भी और पब्लिक सेक्टर में भी। जी बिल्कुल। अग्रवाल साहब, आपसे मेरा एक सवाल है, अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो जो सतत विकास है और हरित ऊर्जा है उसमें तो प्रगति दिखाई गई है, लेकिन अगर बात करें ऊर्जा सुरक्षा ट्रांजिशन की, इसके बीच में संतुलन को लेकर कई चिंताएं दिखाई गई हैं। ऐसे में इसके संतुलन को बनाए रखना बेहद जरूरी है, तो बजट में क्या कुछ प्रावधान किया जा सकता है, क्या उम्मीदें हैं आपकी? देखिए, ग्रीन एनर्जी, अब इसके ऊपर हम, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने पहले भी लिमिट्स बढ़ाई थी कि हमें टारगेट बढ़ा दिया था कि 2030 तक हमें इतना अचीव करना है। उसके लिए इंसेंटिव्स वगैरह देने पड़ेंगे, इजीली लोन वगैरह जो है उस पर इंटरेस्ट सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और इंसेंटिव तो टैक्स तो ऑलरेडी एग्जम्प्टेड है। हालांकि यूएस ने ग्रीन एनर्जी से हटके वो ट्रेडिशनल एनर्जी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्रूड ऑयल वगैरह में, और तो वो पेरिस एग्रीमेंट से उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। ये थोड़ा सा नेगेटिव बनता है, तो उधर से ग्लोबली हमारा ध्यान उधर चला गया है, लेकिन यह अल्टीमेटली सस्टेनेबिलिटी एनवायरनमेंट के लिए ग्रीन एनर्जी पर फोकस होना बहुत जरूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट को बजट के अंदर कुछ इंसेंटिव देने पड़ेंगे। जी, और G20 का हमने मेजबानी की है अरविंद मोहन जी, उसका क्या कुछ आर्थिक रूप से देश को लाभ हो रहा है वो जानना चाहूंगा, और क्या वो अगले साल के बजट में भी रिफ्लेक्ट होगा, हमारी आर्थिक यात्रा में रिफ्लेक्ट होने वाला है, एक बात। दूसरा, एक बड़ी घोषणा की गई थी, बड़ी घोषणा क्या की गई थी, बल्कि उस पर कागजों पर भी वो जो है मूर्त रूप ले चुकी है, भारत से यूरोप तक इकोनॉमिक कॉरिडोर वो शुरू करना जो है उसकी घोषणा की गई थी, और उसमें अमेरिका ने भी खासी रुचि दिखाई थी और अन्य जो है गल्फ कंट्रीज ने भी बहुत जो है रुचि दिखाई थी। वो सिलसिला कितना आगे बढ़ा है और उसको एक्सपेंड करना और उसको मूर्त रूप देना कितना चैलेंजिंग है, और क्या उसका भी कोई प्रावधान इस बार के आम बजट में हो सकता है या होना चाहिए? देखिए, मेरी पूरी अपेक्षा है कि इस बजट में हम उस दिशा में आगे बढ़ने की निश्चित तौर पे कोशिश करेंगे। ये आगे की संभावनाएं हैं जिस पर हमें ऑलरेडी काम शुरू करना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग संभावनाएं अगर उसको भी हम आगे देखें, जैसे हमने ईरान में पोर्ट क्रिएट कर दिया, चाइना का बॉर्डर प्रोजेक्ट सारी दुनिया में उनकी फैलाने की कोशिश है। हमने ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ अभी हाल में दुबई में मीटिंग हुई, हमारे विदेश सचिव वहां पर उसको अटेंड किया उसको, उसमें यह निर्णय हुआ कि हमारे पोर्ट से जो बॉर्डर है ईरान तक जो अफगानिस्तान का आ रहा है, इस बॉर्डर तक अफगानिस्तान अपना सामान ले आएगा, वहां से हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है अपने पोर्ट तक लाने का, और वहां से हम उसे हिंदुस्तान लेकर के आ जाएंगे। ये जो पॉइंट है ये सिर्फ अफगानिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा जो फॉर्मर यूएसएसआर के जो तमाम हिस्सा हैं, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान जैसे जो कंट्री हैं, सब लैंडलॉक्ड हैं, इन सबको हम ये एक्सेस देने की पोजीशन में है, और ये अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी क्रिएट हो रही है। साथ ही साथ ये जो कॉरिडोर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आगे चल के उसी के साथ जुड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। तो ऑलरेडी एक बड़ी स्टोरी क्रिएट होना शुरू हो चुकी काफी पहले से, अब हम उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक फिनोमिनल अपॉर्चुनिटी है जो बहुत लार्ज स्केल पे ग्रोथ क्रिएट कर सकती है, बहुत लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, मेरा यहाँ पर एक सवाल ये भी है, क्योंकि आप अर्थशास्त्री हैं, तो पिछले 4 वर्षों में सरकार का पूंजीगत व्यय की अगर मैं बात करूं कैपेक्स की, तो 38.8% ये बढ़ा है। क्या लगता है आपको, ये रफ्तार बनाए रखना इसी तरह से संभव है? देखिए, ये संभव भी है और जरूरी भी है। हमने ऑलरेडी देखा है कि हम जिस तरीके की ग्रोथ की का पोटेंशियल रखते हैं, सरकार भी चाहती है, देश भी चाहता है, उस तरीके की ग्रोथ हमें पिछले कुछ समय में नहीं दिखाई पड़ी है। बावजूद उसके कि हिंदुस्तान ने फिनोमिनल इंक्रीज करके कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11 लाख करोड़ के ऊपर बढ़ा दिया। आने वाले समय में आप देखेंगे सरकार अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर इसी बजट में शायद और बढ़ाएगी, लेकिन अब शायद ज्यादा जरूरी हो गया है कि सरकार का जो कैटेलिटिक रोल है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार एक बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन हमारी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, सब सरकार नहीं कर सकती, और इसीलिए ये बहुत जरूरी है
कि प्राइवेट सेक्टर के लिए हमें कैटालिटिक इंटरवेंशन करने होंगे कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाना शुरू करें। ये इकोनॉमिक सर्वे भी बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बिल्कुल। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हम कैसे आगे लेकर के जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम प्राइवेट सेक्टर कैसे इंश्योर कर सकते हैं, और जो बात इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि तमाम जो पॉलिसी इंटरवेंशन है उसमें स्टेक होल्डर्स उस तरीके से आगे नहीं आए हैं जैसे उनको आना चाहिए था। तो वहां पर क्या कटिंग एज पे चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करना होगा। यहां शायद ये भी पॉइंट आउट करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमने फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म कर दिए थे। सेकंड जनरेशन रिफॉर्म जो हम ऑलरेडी चर्चा कर रहे हैं कि रूरल डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट के अराउंड होंगे, ये बिल्कुल अलग जोन है रिफॉर्म का। यहां आपको हैंड्स होल्डिंग चाहिए। ये बड़े एंटरप्रेन्योर्स नहीं है कि जिनको आपने रास्ता दिखा दिया वो आगे बढ़ गए जैसा फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म में हुआ। ये अलग तरीके के रिफॉर्म में हैंड्स होल्डिंग चाहिए। और जो फेडरल स्ट्रक्चर है, यहाँ स्टेट की भूमिका सेंटर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कटिंग एज के जो चैलेंजेस हैं अब हमें उसको एड्रेस करना होगा। यही हमारा बॉटलनेक क्रिएट हो रहा है। हम पोटेंशियल के बावजूद अगर उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो वो इस कटिंग एज बॉटलनेक की वजह से उसी को एड्रेस करना होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पोटेंशियल बढ़ाने की जरूरत है। डॉक्टर अग्रवाल, आप हमारे साथ बने हुए लगातार, आप सीएमडी हैं, तो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि अगर हम आर्थिक सर्वे की बात करें तो देख रहे हैं हम कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और फार्मा सेक्टर, यहाँ तो हमें ग्रोथ नजर आ रहा है, लेकिन R&D निवेश अभी भी कहीं कम है। इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, R&D के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसमें वेटेड डिडक्शन हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, है नहीं? तो हम R&D के ऊपर फोकस नहीं किया अभी तक। और वर्ल्ड वाइड जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे आर ग्रेटली फोकसिंग इन R&D। हमने अभी चाइना में देखा तो उनका डीप वो AI जो ऐप है, स्टार्टअप ऐप है ना, दैट क्रिएट्स वंडर, है नहीं? तो ये इस तरह से यदि थोड़ा सा भी हम R&D पर इन्वेस्ट करेंगे, वी शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग ग्रेट अमाउंट ऑफ इन R&D, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इनोवेशन हमारी खोज है। अभी हमने अखबार में पढ़ा था, छोटे छोटे बच्चों ने बहुत सारी डेवलपमेंट्स कर दी, है नहीं? इस स्काई के अंदर कोई देख सकते हैं आप, राष्ट्रपति तो वो उन्होंने ट्रेस कर लिया। तो ऐसे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट। डॉक्टर अग्रवाल, ये हम देख रहे हैं वो तस्वीरें जब वित्त मंत्री को खीर खिला रही थी राष्ट्रपति, उस समय की तस्वीरें हैं। प्रतिदिन हाँ, हलवा भी बनाया जाता है बजट से पूर्व, और ये एक और भारत की रस्म परंपरा, खीर खिला रही है राष्ट्रपति जी। और यहाँ पर बात चल रही है कि किस तरीके से AI के क्षेत्र में भी भारत को काफी कुछ करना होगा। और अरविंद मोहन जी, यहाँ पर बात चली है जिस तरीके से एक स्टार्टअप ऐप चाइना का आया है AI को लेकर और पूरी दुनिया चौंक गई है, उससे क्या भारत की भी संभावनाएं बन गई हैं? इस तरीके की बात यहाँ पर भारत सरकार ने भी कहा है कि एक बरस में, अश्वनी वैष्णव जी का परसों का शायद ये बयान भी था कि एक बरस में भारत भी ये मुकाम हासिल कर लेगा। उसके लिए R&D पर कितना कुछ और खर्च करना होगा हम लोगों को? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया आपने उठाया है। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब इंडिविजुअली 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च कर रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए। चाइना की एक छोटी सी स्टार्टअप डीप सीक, जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट $6 मिलियन है, ना के बराबर 30-35 करोड़ के करीब ऑल टोल्ड, उस कंपनी ने इन तमाम कंपनियों को धूल चटा दी। और ये अकेला इंसिडेंस नहीं है। स्टार्टअप का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर 100 में से 100 स्टार्टअप को अगर फंड किया गया, उसमें से एक अगर सक्सेसफुल हो गई तो वो पूरे पूरे को ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखता है। हमने पास में देखा है कि 100 में से अगर 60-70 यूनिट्स फेल भी हो गई और 2-4 सक्सेसफुल हो गई तो वो सारा रिटर्न मल्टीपल टाइम्स, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स का रिटर्न दे देती है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि तमाम एंजल इन्वेस्टर जैसे लोग इसीलिए उसमें इंटरेस्टेड हैं। उन्हें मालूम है इसमें नुकसान नहीं होने वाला है। हिंदुस्तान में हम ऑलरेडी कुछ समय से स्टार्टअप कल्चर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इस पर और बहुत ज्यादा फोकस आने की जरूरत है। सरकार को जो हम तमाम तरीके की रिस्क ऑलरेडी ले रहे हैं, फंडिंग में, फाइनेंसिंग में, बैंक के फाइनेंसिंग में, मुझे लगता है कि समय आ गया है कि हमें ये समझना होगा कि स्टार्टअप में आपको नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। एक नए सिरे से नई कंपनियां आएंगी,
जिनका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का पोटेंशियल फिनोमिनल है, जिनकी ग्रोथ पोटेंशियल फिनोमिनल है, और 100-200 कंपनियों में से अगर 2-4 भी सक्सेसफुल हो जाती हैं तो जो फंडिंग इंस्टीट्यूशन है, बैंक इत्यादि है, उनका सारा पैसा वापस आ जाता है। वापस ही नहीं आ जाता है, मल्टीपल टाइम्स वापस आ जाता है। मुझे लगता है इस पर हमें बहुत फोकस करना चाहिए और हम निश्चित तौर पे देखेंगे इस बजट में फोकस आएगा। लेकिन ये चीन का जो उदाहरण है उससे ये लगता है कि हम राशि कितनी इन्वेस्ट की जा रही है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, नीति निर्धारित कैसे हो रही है, उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस दिशा में हम क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, इकोसिस्टम हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो आईआईएम्स में, तमाम यूनिवर्सिटीज में हमने ऑलरेडी इंक्यूबेशन सेंटर्स स्टैब्लिश किए हैं और उसके परिणाम आ रहे हैं और नेचुरली परिणाम धीरे धीरे आते हैं। तो ऑलरेडी आज हमने देश भर में सैकड़ों हजारों इंक्यूबेशन सेंटर्स स्टैब्लिश कर दिए। ये धीरे धीरे इंक्यूबेशन सेंटर आपको आगे जो इकोसिस्टम रिक्वायर्ड है उसमें फर्दर कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अच्छा प्रयास है। लेकिन कुछ समय से हम देख रहे हैं, खासतौर पे कोविड के बाद से, कि जिस तरीके की एंजल फंडिंग वगैरह आती थी अब वो नहीं आ रही है, खासतौर पे इमर्जिंग इकोनॉमीज में नहीं आ रही है। और इसीलिए जरूरी हो जाता है कि हमें उसके लिए पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। हम ग्लोबल एंजल इन्वेस्टर्स पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, हमें अपना एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा और इस इकोसिस्टम का एक बड़ा हिस्सा फंडिंग भी होगी। तो हम ग्लोबल डिपेंडेंस पर बहुत ज्यादा इस पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। यहां शायद ये भी इंडिकेट करना इंपॉर्टेंट होगा, जब हम फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं तो इस सिर्फ स्टार्टअप के लिए चैलेंज नहीं है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल फाइनेंसिंग है वो चैलेंजिंग होती जा रही है हिंदुस्तान जैसे देशों के लिए। यहां तक कि ऑलरेडी अब रीवैल्यूएशन हो रहा है, इन्फ्लेशन इत्यादि को चलते, ग्रोथ की पोटेंशियल को चलते, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं, बैंक्स इत्यादि हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब रिवैल्यूएट कर रहे हैं और धीरे धीरे आपकी जो फंडिंग है उसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, आपका चैलेंज बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन यहां एक और बहुत बड़ा मसला आ रहा है कि जी कहीं ना कहीं जो सॉवरिन फंडिंग है वो भी इवैल्यूएट हो रही है। सॉवरिन बोरोइंग, जो देश बोरो करता है, सॉवरिन गवर्नमेंट बोरो करती है, उसकी भी कॉस्ट बढ़ते दिख रही है। हिंदुस्तान का चैलेंज अब इसलिए बढ़ रहा है कि अब हमारा कंपटीशन सिर्फ इमर्जिंग इकोनॉमीज में नहीं है। इमर्जिंग इकोनॉमीज में हिंदुस्तान आज सबसे बेटर प्लेस्ड है, सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमारा चैलेंज जो दिखाई पड़ रहा है वो इस वजह से दिखाई पड़ रहा है कि अब जो डेवलप कंट्रीज है, अमेरिका जैसे कंट्रीज है, ट्रंप कह रहे हैं अमेरिका फर्स्ट, अब अमेरिका जैसे देश अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए सॉवरिन बोरोइंग की बात कर रहे हैं और हमारे लिए अब उस किटी में से कंपटीशन बढ़ रहा है, कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ये हमारे नए चैलेंजेस हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ से भी आएंगे, हमें इनको भी एड्रेस करना होगा। हम कैसे करेंगे इस पर विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल प्रोफेसर अरविंद, यहाँ मेरा एक सवाल आता है कि अगर भारत की बात करें तो वैश्विक सेवा निर्यात में 7वें नंबर पर है भारत। हमारा टारगेट है 5वें नंबर पर जाना या इससे ऊपर आना, क्या रणनीति रहनी चाहिए? देखिए, हम ऑलरेडी सॉफ्ट सुपर पावर है, बहुत सालों से हम सॉफ्ट सुपर पावर है, लेकिन अब ये ग्रेजुअली चैलेंजेस हमारे बढ़ते चले जाएंगे। जब अमेरिका बात करेगा, क्योंकि अमेरिका हमारा बहुत बड़ा मार्केट है, यूरोप हमारा बहुत बड़ा मार्केट है, जहां जितनी भी हमारी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज हैं, अब हमारा चैलेंज ये आएगा कि जिस तरीके की पॉलिसी ट्रम्प सोच रहे हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, हमारे लिए मार्केट डिफिकल्ट हो जाएगा। यूरोप ऑलरेडी बहुत वीक स्पॉट में है, उस तरीके की ग्रोथ हमें यूरोप में नहीं दिखाई पड़ रही, उनका पोटेंशियल हमसे परचेज करने की कैपेसिटी अब ये डिक्लाइन करती जाएगी। तीसरा जो चैलेंज आने की संभावना है सॉफ्टवेयर में, वो चाइना से है। डीप सीक ने चाइना की तरफ अटेंशन शिफ्ट कर दिया है। हमें भी अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो हमारी तरफ से अटेंशन ऐसा ना हो कि चाइना की तरफ ज्यादा फोकस हो जाए। ये एक नया चैलेंज है जिसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम ये जो इकोसिस्टम है इस पर भी ध्यान देना होगा। हम इस पर क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं, ये हमारा शायद इमीडिएट चैलेंज नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में चैलेंज होगा। इस पर निश्चित तौर पर हमें फोकस करना पड़ेगा। यहाँ फिनोमिनल संभावनाएं हैं, लेकिन संभावनाओं के साथ अब चैलेंजेस भी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल, यहाँ पर चैलेंजेस की बात है तो चैलेंजेस में अमेरिका भी एक तरीके से चैलेंज होने वाला है। उसकी वजह ये भी है, हमारे रिश्ते लगातार बेहतर होते जा रहे हैं और रणनीतिक साझेदारी हमारी मजबूत होती जा रही है। उसके बावजूद भी चूंकि
अमेरिका आर्थिक रूप से थोड़ा सा उसकी आर्थिक यात्रा थोड़ी सी ठप सी पड़ गई है, इसलिए उसको थोड़े से क्रांतिकारी जो है कदम उठाने होंगे। और राष्ट्रपति भवन से निकलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अभी हमने कुछ क्षण पूर्व आपको कुछ विशेष तस्वीरें दिखाई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खीर खिला रही थी, संभवतः दही होगी, दही हमारे यहाँ पर बिल्कुल प्रतिबिंब एक हमारे यहाँ पर परंपरा है हमारे भारतीय संस्कारों में कि जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं कुछ शुभ कार्य करने के लिए तो हमारे माता पिता हमें दही चीनी खिलाते हैं कि आपका दिन अच्छा जाए। यही एक परंपरा को यहाँ पर भी अपनाया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहते हैं कि हमारे देश की सबसे बड़ी नागरिक, पहली नागरिक हमारी राष्ट्रपति हैं, तो उनका आशीर्वाद लेने निश्चित रूप से इस पूरे दिन को बहुत खास बनाने के लिए उन्होंने वहीं से शुरुआत की। दही के साथ उन्होंने भी आशीर्वाद दिया और ये शुरुआत होगी और अब वो यहाँ से बढ़ चली हैं संसद भवन की ओर। जी हाँ, और सब लोग यही आशा कर रहे होंगे देशवासी कि ये पूरा बजट देश के लिए मीठा रहे, आर्थिक प्रगति लगातार यूं ही बढ़ती रहे और जो एक संकल्प लिया है विकसित राष्ट्र बनने का उसको सिद्ध करने के लिए ये बजट काफी कारगर सिद्ध हो। यहाँ पर चैलेंजेस की बात चल रही थी अमेरिका में, क्योंकि सत्ता परिवर्तन भी हुआ है। जी जी जी, देखिए अमेरिका ने जब ट्रम्प गवर्नमेंट आई थी तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो अपने इलेक्शन उसमें भी बोल चुके हैं कि इंडिया इज माय फ्रेंड एंड आई लाइक इंडिया। और जो अभी उन्होंने एडिशनल टैरिफ लगाया है मैक्सिको कनाडा के ऊपर 25% बोला है और चाइना के लिए 10% से लेके 100% तक। लेकिन डॉलर पर एक बहुत बड़ी मजबूती भी दी है। हाँ जी, डॉलर इंडेक्स बहुत स्ट्रांग हो रहा है उनका और बॉन्ड की यील्ड भी वहां बहुत एलिवेटेड है। तो हमारे लिए चैलेंज ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग में हमारे टैरिफ तो हमारे यहाँ भी लगेगा लेकिन चाइना में ज्यादा लगेगा, यहाँ कम लगेगा, तो वहां से लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया में शिफ्ट करेंगे। तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया को और वो कैप्चर करनी चाहिए और हमें वो सारी सुविधाएं उनको प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो वियतनाम ना जाके और किसी कंट्री में ना जाके इंडिया में शिफ्ट कर जाए और चाइना में रिटेन ना करे। ये अपॉर्चुनिटी हमें बजट के अंदर भी प्रोवाइड करनी चाहिए। नहीं, यहाँ पर मैं इसलिए भी ये प्रश्न उठाया, अरविंद जी ने जिसका जिक्र भी किया कि यूरोप की बात करें तो वहां पर जो है स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन है और वो कुछ नई घोषणाएं करने वाले हैं, नई रणनीति के साथ आ रहे हैं। आसियान के साथ जो हमारी रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है आसियान देशों के साथ, एक वो, और दूसरा अफ्रीकी देशों के साथ जो हमारे संबंध लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से रुचि ले रहे हैं, तो ये नए क्षेत्र बन सकते हैं क्या भारत की आर्थिक प्रगति के? अफ्रीका के अंदर ट्रस्ट फैक्टर इंडिया का बहुत ज्यादा है। चाइना ने जो एक्सप्लोइटेशन किया है, हमने वहां पे कभी एक्सप्लोइट नहीं किया, उनको हेल्प किया है। तो उनको वहां पे बेस बनाने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए गवर्नमेंट ने हमेशा, इंडियन गवर्नमेंट ने उनको प्रमोट किया है। तो वो ट्रस्ट है, वो इंडिया को एज ए फ्रेंड देखते हैं, चाइना को एज ए अपॉर्चुनिस्ट देखते हैं। G20 का भी खासा असर है, हमने जिस तरीके से हमने उनको इंक्लूड किया है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है और उनका ट्रस्ट फैक्टर इंडिया की तरफ है और उनको लगता है कि इंडिया और अफ्रीका एक ही ट्रेडिशन है और एक ही सोच है, जो वो उनको प्रमोट करना चाहते हैं। और तस्वीरें आप सीधी देख पा रहे हैं इस वक्त, ये तस्वीर है प्रगति की, ये तस्वीर है लक्ष्य 2026 की। ये वो तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन से चल पड़ी हैं और वो संसद भवन की ओर रुख कर रही हैं। बहुत जल्द ठीक 11 बजे आप संसद टीवी पर सुन सकते हैं लाइव प्रसारण, जहां पर बजट पेश होगा, देश का आम बजट जो प्रस्तुत करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अग्रवाल, आपसे आप कह रहे हैं कि चुनौतियां बहुत हैं, मेक इन इंडिया पर फोकस करना बेहद जरूरी है, बिल्कुल इंडिया पे फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करके चलना लेकिन पड़ेगा। अभी मैं आ रही हूं मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया पर। हमने कहा कि हम बाहर से निर्यात क्यों करें, हम
बाहर निर्यात तो करेंगे लेकिन बाहर से आयात क्यों करें, माफ कीजिएगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि हमें मेक इन इंडिया पर जोर देना होगा, तो ऐसे में अगर हम एक सेक्टर की बात करें जो कि स्मार्टफोन सेक्टर है, उसमें बहुत वृद्धि देखी गई। 99% जो मैन्युफैक्चरिंग है अब वो भारत में ही हो रही है। ऐसे में और प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कि भारत में ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो और जो खर्चा है वो कम हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या कुछ योजनाएं अपनाई जा सकती हैं? देखिए, पीएलआई के अंदर बहुत सपोर्ट मिला है। जैसे आपने हैंडसेट के, टेलीफोन, मोबाइल इंस्ट्रूमेंट की बात की, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की। हम कितने बड़े इंपोर्टर थे और हम एक्सपोर्टर भी हैं, और 99% हम अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ पूरी कर रहे हैं। ओनली 1% वी आर इम्पोर्टिंग। बिल्कुल। तो इसी प्रकार पीएलआई के अंदर और इंसेंटिव दिया जाए, टैक्स हॉलीडे दिया जाए, वेटेड डिडक्शन दिया जाए, इंपोर्ट मशीनरी के ऊपर हम उस पे इंपोर्ट ड्यूटी कम लगाई जाए, तो ये और क्रेडिट को हम कम करा जाए, इंटरेस्ट रेट कम करा जाए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हम सपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट जो आइटम्स हम यहाँ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इंपोर्ट के रिलायंस कम कर सकते हैं, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, फिजिकल डेफिसिट कम होगा, ये हमारे सरप्लस इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ेंगे। तो हमें उस पर वर्क करना चाहिए। 2047 तक का जो टारगेट है हमें अचीव करने के लिए 8% जीडीपी करनी चाहिए, सो दैट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहीं पर होगी, प्रॉब्लम खत्म होगी और हमारा देश विकसित की तरफ पूरी तरह से बढ़ जाएगा। जी हाँ अरविंद जी, एक सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर, और बैंकिंग सेक्टर में एक क्रांतिकारी कदम उठाया था इस सरकार ने, वो था मर्जर्स। आईबीसी भी था, इंसॉल्वेंसी, और मर्जर किया था। आप ही से मैं, क्योंकि आप बैंकिंग सेक्टर को बहुत नजदीक से देखते हैं और जानकारी रखते हैं, तब ये कहा गया था कि बैंक जो है बेच दिए गए हैं, प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। अब उसका जो है सीधे तौर पर लाभ हमारी आर्थिक व्यवस्था को सीधे तौर पर नजर आ रहा है, एक बात। और दूसरा, एनपीए भी अभी सबसे निचले स्तर पर है, ऑल टाइम लो है इस वक्त। तो क्या एक वेट एंड वॉच की स्थिति में थे बैंकिंग सेक्टर की लोन प्रोवाइड किया जाए या नहीं किया जाए? अब उस पर कुछ बदलाव आएगा क्या? देखिए, हमारे कॉमर्शियल बैंक, पीएसयू बैंक, शेड्यूल बैंक बहुत स्ट्रांग हुए हैं, एनपीए बहुत कम हुए हैं, हमने देखा है। और अभी प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रॉफिटेबिलिटी एक क्वार्टर के अंदर सारे कॉर्पोरेट, प्राइवेट कॉर्पोरेट से भी ज्यादा निकल के आई थी, और इनहेरिएंट स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है हमारे पीएसयूज के अंदर। तो एनपीए कितनी बड़ी समस्या थी, इसको हमने सुलझा लिया है। तो ये मैं समझ रहा हूँ आने वाला टाइम, यदि हम थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलता है, जैसे पास्ट में पीएसयू बैंकों को मिला, प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट से ने दिया, तो वो यदि थोड़ा सा भी मिलता है तो ये पीएसयू बैंक आर कैपेबल। उनकी जैसे योनो ऐप है, इट इज वर्किंग वेरी वेल, तो दे कैन डू ऑल वो टाइप ऑफ वंडर्स। नहीं, सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? जो है हमारे व्यवसायी जो है चाहते थे कि उनको लोन मिले, वो एक्सपेंड करें अपने व्यवसाय को, लेकिन एनपीए एक बड़ी मजबूरी बन गया था, समस्या बन गया था बैंकिंग सेक्टर के लिए। अब वो थोड़ी सी समस्या कम हुई है, अब थोड़ा सा लोन जो है हाथ खोल कर दें तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र जो है, निर्माण क्षेत्र में भी थोड़ा सा विस्तार होगा। हाँ जी, ये बैंक अब खुल के कर भी रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ अभी रिसेंट टाइम बढ़ा भी है हमारा, है नहीं। और पीएसयू बैंक में एक स्टेज पे ऐसे आ गया था कि 10% जीएनपी बढ़ गए थे, वो अब 1%, 1.5% के ऊपर आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव है, और ये एक कॉन्फिडेंस को क्रिएट करता है और उनकी लेंडिंग कैपेबिलिटी को क्रिएट कर रहा है। लेकिन ये बैंकिंग सेक्टर की सुनहरी तस्वीर क्या हमारी इकोनॉमी के अंदर, हाँ, वो भी रिफ्लेक्ट कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है, क्योंकि एनपीए हमारा 1-1.5% रह गया है, और जो गवर्नमेंट का ट्रस्ट कम हो गया था, प्राइवेट सेक्टर का ट्रस्ट पीएसयू बैंकों पे कम हो गया था। हमने देखा है कि शेयर के अंदर भी काफी उछाल रहा है 1-1.5 साल के अंदर, ऑल पीएसयू सेक्टर में काफी तेजी आई है। तो ये उस ट्रस्ट फैक्टर को दिखला रहा है जो हर स्टेक होल्डर को इसमें नजर आया है। जी हाँ, और आप देख सकते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच गई हैं संसद भवन, और कुछ ही
देर में तकरीबन 11 बजे वो एक बार फिर से आम बजट पेश करेंगी। ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक तस्वीरें आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं संसद टीवी पर। और संसद भवन के भीतर जाती हुई, और हम बता दें कि कैबिनेट के पास जाएंगी वित्त मंत्री। कैबिनेट से जो है हरी झंडी मिलेगी, तब ये आम बजट पेश किया जाएगा। ये परंपरा है, ये प्रक्रिया है बजट पेश करने की। और हम लगातार बात कर रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण पर और कैसा होगा 2025-26 का बजट। और हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी प्रीति सिंह। प्रीति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी को सुप्रभात और बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रतिबिंब। तो पूरे देश की निगाहें आज केंद्रीय बजट 2025-26 पर। कल जिस तरह से आर्थिक सर्वेक्षण हमने देखा तो जाहिर तौर पर उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन साथ ही चुनौतियां भी हैं। तो देखना होगा कि जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनके बीच में आखिर किस तरह का बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हमारे सामने रखती हैं। और जो सीधी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा भी रहे थे, कुछ ही पलों का और इंतजार है। संसद भवन परिसर पहुंच चुकी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 11 बजे जब सत्र की शुरुआत होगी तो ये बजट हमारे सामने होगा। तो आज हम जो लगातार संसद टीवी पर चर्चा कर रहे हैं उसमें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस देश के सामने हैं, और आखिर आज जो बजट आने वाला है उसमें कौन से सेक्टर्स पर ज्यादा फोकस हो सकता है, और आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए हमें क्या कुछ रोड मैप दिख सकता है आज बजट के जरिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक संकल्प लिया है देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का। उस संकल्प की सिद्धि में कितना सहयोग दे पाएगा इस बार का आम बजट, ये भी सबकी निगाहें रहने वाली हैं। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है उसका पहला पूर्ण बजट आज आ रहा है, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार 8वीं बार बजट पेश करेंगी। तो क्या रह सकता है बजट का स्वरूप, इस पर हो रही है लगातार चर्चा। सर, जो चर्चा हम कर रहे हैं, क्योंकि अब 1 घंटे का वक्त है, हाँ जी। आर्थिक सर्वेक्षण में जो कुछ हमें दिखाई दिया, क्या बड़े 3 चैलेंजेस और क्या बड़ी 3 अपॉर्चुनिटीज आपको इस समय दिखाई दे रही हैं, और इसको अगर हम देखें तो बजट का स्वरूप आज क्या रहेगा? देखिए, जो इकोनॉमिक सर्वेज के अंदर मेन बात कही गई थी वो डी रेगुलेशन के ऊपर बात कही गई थी कि हमारे यहाँ पे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, हाईली रेगुलेटेड हैं, इसको कम किया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बनाया जाए। और बाकी जो बजट की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ टैक्स रैशनलाइजेशन होना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना चाहिए, डेवलपमेंट की घोषणाएं होनी चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो अभी हमारा लास्ट टाइम 11,10,000 करोड़ से बढ़कर इट शुड बी 13 लाख करोड़ के करीब जाना चाहिए। मिडिल इनकम ग्रुप को बेनिफिट मिलना चाहिए, जीएसटी रैशनलाइजेशन होना चाहिए। मिडिल इनकम ग्रुप के अंदर जो हमारा बेस है वो 2.5 लाख से कुछ 5 लाख तक या न्यू टैक्स रिजीम के अंदर बढ़ना चाहिए, और जो 30% टैक्स है 15 लाख से ऊपर, उसको 20 लाख तक आई थिंक उस लिमिट को बढ़ा देनी चाहिए। शेयर मार्केट के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो जो 12.5% लास्ट ईयर किया था, उसको इट शुड बी डन बाय 10%। और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वो उस पर रैशनलाइज करके कम करना चाहिए, जो कि आज की तारीख में रिक्वायरमेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच गई हैं संसद भवन के भीतर, और डॉक्टर एस.सी. अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने समय निकाला। और क्या कुछ प्रावधान होने चाहिए इस बार के आम बजट में? जी, हम देख भी सकते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था 2023 में 3.3% की दर से बढ़ी है, और हम जानते हैं कि जिस तरह से मैंने जिक्र किया प्रतिबिंब की ग्लोबल चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। ऐसे में IMF की बात करें, विश्व बैंक की बात करें, लगातार यही कहा गया है कि भारत दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का इंजन बना रहेगा। इस तरह के कमेंट्स लगातार भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर आते रहे हैं, लेकिन जो कुछ चैलेंजेस खड़े हुए हैं
वो ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से खड़े हुए हैं, उन चैलेंजेस से किस तरह से आज बजट के जरिए पार पाने की कोशिश होगी, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अगले सबसे बड़ी बात यह है प्रीति कि अगर बात करें कोरोना काल की भी, तब से लगातार ग्रामीण परिवेश हमारा और कृषि सेक्टर हमारी अर्थव्यवस्था को लगातार सपोर्ट देता आया है और उस वजह से भी ये सुनहरी तस्वीर हमारी जीडीपी की नजर आ रही है। 6.4% की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है और ये अनुमान जो है वैश्विक परिदृश्य जो चुनौतीपूर्ण है, जिसका जिक्र आप लगातार कर रही हैं, उसको देखते हुए काफी अच्छी रफ्तार कही जा सकती है। और दो विशेषज्ञ मेहमान जुड़ गए हैं। सुधीर गुप्ता जी हैं एमपी बीजेपी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुजीत कुमार जी हैं एमपी बीजेपी राज्यसभा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मेरी सहयोगी प्रीति भी इस बात का जिक्र कर रही हैं और लगातार हम सुबह से ये बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से वैश्विक परिदृश्य है चुनौतीपूर्ण है और उस चुनौती को पार करते हुए हम लोग अपनी इस आर्थिक यात्रा को लगातार सुनहरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में भी इस बिंदुओं को कहीं ना कहीं इंगित किया गया है। अब इससे आगे क्या, यानी कि आम बजट 2025-26 में क्या कुछ विशेष रह सकता है या रहना चाहिए? जी देखिए प्रतिबिंब जी, आपने जैसे कहा हमारा जीडीपी ग्रोथ अभी 6.4% का अनुमान है, जो ठीक है, थोड़ा सा पिछले साल के तुलना में कम है, लेकिन आज भी ये जो वर्ल्ड जीडीपी है, वर्ल्ड जीडीपी आज 3.2% जो है इसका डबल है। और अभी जो 2027 में हमारी जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था और 2030 तक हम लोग तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जो हमारा जो रोड मैप है, ये बिल्कुल हम लोग उसी ट्रैक में हैं। और बजट से जो अपेक्षा है, पिछले बार कैपिटल एक्सपेंडिचर 11 लाख करोड़ के ऊपर था, या नारी शक्ति पे ध्यान था, और जो ट्राइबल करीबन 5 करोड़ अपने जो आदिवासी भाई बहनें हैं उनके लिए एक स्पेशल पैकेज जो वित्त मंत्री जी ने घोषणा किया था, ये सब पे फोकस तो रहेगा ही। देखिए, जो अब आम चर्चा होती है कि टैक्स रेट कमा दो, घटा दो, इसको मैं बहुत ज्यादा मान्यता देता नहीं हूं, क्योंकि देखिए आज भी देश में सिर्फ 3 करोड़ लोग ही टैक्स भरते हैं, ठीक है। और ठीक है, ये बात जरूरी है कि अपना टैक्स रेट थोड़ा कम हो जाएगा तो मिडिल क्लास लोगों के पास ज्यादा पैसा हाथ में आ जाएगा खर्च करने के लिए, लेकिन 3 करोड़ लोग ही जब टैक्स भरते हैं तो इसमें 140 करोड़ जनता में ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इससे ज्यादा बेहतर है कि हम लोग टैक्स नेट को वाइड कर लेंगे, टैक्स नेट को बढ़ाएं, कम से कम 15 से 20 करोड़ लोग टैक्स देना चाहिए। तो इस पे वित्त मंत्री जो टैक्स रिफॉर्म्स की बात कई बार कर चुके हैं, ये बात पे भी मुझे लग रहा है थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और एमएसएमई का बात हम लोग हमेशा करते हैं, एमएसएमई सेक्टर पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एमएसएमई ही जॉब्स क्रिएट करते हैं, एमएसएमई वेल्थ क्रिएट करते हैं देश के लिए। और आज के अभी आप देखेंगे, देखिए आज जीएसटी 20 लाख के ऊपर जिसके टर्नओवर है कोई भी एमएसएमई का, तो उसको जीएसटी देना होता है। 20 लाख क्या होता है आज के डेट में? एक आप ऑर्डर मिल जाएगी आपको 20 लाख का, तो कम से कम इसको 2 करोड़ के ऊपर लेने की जरूरत है। जो कंप्लायंस की बात होती है, कंप्लायंस बहुत ज्यादा है एमएसएमई के लिए, छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे जो इंडस्ट्री के हैं उनके लिए कंप्लायंस कम करने की जरूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बजट में ये सब चीज पे ध्यान दिया जाएगा। सुधीर गुप्ता जी, आपका